तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाय ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 14 दिसंबर। काफी कुछ शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है और दो पार्ट में ये डिवाइडेड रहेगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे काफी डिटेल में और इसी के साथ में दूसरा पोर्शन रहेगा हमारा न्यूज एनालिसिस का। दोनों पोर्शन को कंबाइन कर काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो ओनली ये करंट अफेयर की वीडियो नहीं होती है, बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को साथ में जानने को मिलने वाली होती है। डेली दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं आंसर राइटिंग के। एक तो आज के ही डिस्कशन से होगा और दूसरा एक पुराना जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी के साथ में आप लोगों को वीडियो के एंड में कुछ वोकैबुलरी भी मिलेगी और जो वोकैबुलरी हम लोग यहां पर देखेंगे बेसिकली डिस्कशन के ड्यूरेशन में आप लोग की लाइफ में एक नया इंग्लिश का डेटाबेस वो ऐड करेगी, जिससे आप लोग आंसर राइटिंग या फिर कहीं स्पीकिंग में आप लोग उनको यूज ले सकते हैं, जो कि आप लोगों का एक नया डेवलपमेंट करके जाएंगे। तो उनको भी जो भी नई वोकैबुलरी ऐड करते हैं, कोशिश क्या करो उनसे कुछ सेंटेंस फॉर्म करो ताकि अच्छे से आप लोग उनको यूज कर सको और उसको लंबे समय तक याद रख सको। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को एंड तक का। और कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताऊंगा और किसके द्वारा काफी शानदार आंसर दिए गए, उनमें से एक फैमिली मेंबर का आप लोगों को यहां पर नाम भी देखने को मिलेगा। कल आप लोगों ने देखा इंडिया के लिए काफी प्राउड मूवमेंट रहा, खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज की डेट में अगर आप लोग देख पाएंगे ये काफी बड़ी बात होती है कि एक लड़की जो है वो अपने लोकल एरिया से निकलकर कहीं पर पर्टिकुलर एरिया से निकलकर और इस मुकाम पर पहुंच जाती है। तो हम लोगों को सबको ये अप्रिशिएट करना चाहिए और हमारे द्वारा तीसरी बार ये खिताब जीता गया, तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। तो अभी जो आप लोगों को यहाँ पर ये जो मिस यूनिवर्स का क्राउन हमारे देश में 2021 में देखने को मिला, इससे पहले यहाँ सुष्मिता सेन के द्वारा 1994 में और लारा दत्ता के द्वारा 2000 में ये क्राउन बेसिकली जीता गया था। और ये कहां पर हो रहा था, इंटरेस्टिंग चीज है इसका वेन्यू जहां पर ये हो रहा था, तो वो है बेसिकली इजराइल। मैंने इंटरेस्टिंग क्यों बोला कि इजराइल है, इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि बहुत कम कंट्री के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया, खासकर जो मुस्लिम कंट्री होती हैं वो तो बिल्कुल ही बाइकआउट कर देती हैं, और हमारी कंट्री के द्वारा ये बेसिकली यहां पर जब जीता गया तो इजराइल के द्वारा ये सेलिब्रेट भी किया गया। तो ये काफी बड़ी बात थी एक तरीके से हमारे देश के लिए, ये रियलिटी में एक काफी प्राउड मोमेंट आप लोग बोल सकते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था जो कि था इक्वाडोर, तो जाकर आप लोगों को मैप में निहारना था इक्वाडोर। तो इक्वाडोर आप लोगों के सामने है यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखिए जब भी आप लोग कोई कंट्री में आप लोगों को देखने के लिए बोलता हूं तो उसको जाकर जरूर देखा करें और उसके आसपास वाली कंट्री को भी आप लोग देखा करें ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सकें, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पज यही रहता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया ऊपर कोलंबिया हो गया, नीचे आप लोगों को पेरू देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये साउथ अमेरिका के अंदर कंट्री है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को एक कंट्री नजर आएगी, ठीक है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो है ई सिल्वाडोर, उसको जाकर आप लोगों को मैप में निहारना है कहां पर लोकेटेड है। और सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हैं, सुनीता के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, तो आप लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा और क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे पहले न्यूज़पेपर का और फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस को एंड में देखेंगे। तो काफी अच्छे से यार डिस्कस करूंगा, सारी चीजें अच्छे से आप लोग समझ के चलिएगा। पेन और कॉपी आप लोग लेकर बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो आप लोगों को नोट डाउन करनी होती हैं और फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सुनी होती हैं, तो उनको आप लोग नोट डाउन करते हुए भी चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं क्या क्या आज के बेसिकली आर्टिकल है। सबसे पहले यहां पर जो साइड में आर्टिकल है ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी समिट के बारे में, तो उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, कई सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ऐड किए गए। तो इसको एंड करने के बाद में आप लोगों के सामने एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों का हो जाएगा। तो कई सारी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, वो क्यों लगाए गए हैं, तो बेसिकली सैंक्शन के ऊपर फोकस किया गया है। तो मैं कंबाइंड डिस्कस करूंगा डेमोक्रेसी समिट के बारे में, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और इसी के साथ में जो सैंक्शन जिस कंट्री के ऊपर लगाए गए, क्यों लगाए गए और वो जहां पर सैंक्शन लगाए गए तो उसमें कुछ एरिया इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जैसे चाइना का जिंगजियान वाला रीजन हो गया, नॉर्थ कोरिया वाला रीजन हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे एरिया हैं, तो उनको मैप में भी आप लोगों को दिखाता हुआ चलूंगा, तो इससे आप लोगों का मैप भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये जो नीचे आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्या बेसिकली एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, वो डिसऑर्डर कहां कहां पर है, तो मैं आप लोगों को मैप एक तरीके से यूज कर यहां पर दिखाऊंगा कि किन किन एरिया में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक ओवरव्यू लेंगे इस आर्टिकल के बारे में भी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें चल रही है जिससे कि चीजों को सुधार सको, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये साइड में जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है, उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब क्या बोलते हैं मैंने, कथनी और करनी में फर्क, इसका मतलब ये है
कि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी कंट्री जाती हैं और अपने अपने एक तरीके से दावे ठोक के आती हैं कि हाँ हम लोग 2050 तक नेट एमिशन जीरो करेंगे, हम 2060 तक करेंगे, हम लोग 2070 तक करेंगे, पर रियलिटी में बोलते कुछ और हैं और ग्राउंड लेवल पर करते कुछ हैं। पर लेकिन ये पूरा आर्टिकल जो है ये फोकस लिखा गया है इंडिया के ऊपर, मेनली यहां पर फोकस किया गया है। तो बिंद्रा कारत जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और ये निकल कर आती है कम्युनिस्ट जो पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। तो इसलिए अपोजिशन की आप लोग बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, वो पॉइंट हम लोग छोड़कर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से उनको हम लोग कवर करेंगे। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। नीचे साइड में जो आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल और इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल, इनको मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताता हुआ चलूंगा। और ये वाला आर्टिकल रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये है कि जो ये वाला आर्टिकल है ये भी गेम के बारे में है और ये वाला आर्टिकल भी आप लोगों को गेम के बारे में देखने को मिलेगा। अभी कुछ इश्यूज निकल कर आए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये एक पर्टिकुलर रीजन है तमिलनाडु के अंदर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर इसके बारे में एक ओवरव्यू दूंगा, यानी कि पूरे एडिटोरियल में से कुछ भी आप लोगों का नहीं बचने वाला है। जहां जहां से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डेटा पॉइंट दे रखा है किस किसने कितनी दवाइयां ले ली हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि आप लोगों ने दवाई ली है कि नहीं ली है या फिर नहीं ली है, दोनों डोज कंप्लीट हो गए, यस या फिर नो, बताइए दोनों डोज हो गए या फिर बचे हुए हैं, तो बताइएगा इसके बारे में। जल्दी आप लोगों को अपने अपने डोज कंप्लीट कर लेने चाहिए, जैसे कि आगे चीजें देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में मुद्दा किया गया यहाँ पर, ठीक है। आइए बात करते हैं, पहले आप लोगों में एक ओवरव्यू यहां पर देता हूं इस वाले आर्टिकल का। स्टार्टिंग में इसको देख लेते हैं। देखिए चाइनीज एक प्लेयर है जो कि टेनिस काफी टॉप रैंकिंग की प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। रिसेंटली अभी क्या हुआ है यहाँ पर 2 नवंबर को मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था। ये यहाँ पर जो ग्रैंड स्लैम खेलने वाली डबल कैटेगरी में चैंपियन है चाइना की प्लेयर जिनका नाम है पेंग, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर बात करें इनके द्वारा अभी आरोप लगाया गया, पेंग सुही बोलते हैं बेसिकली इनको, इनके द्वारा आरोप लगाया इन पॉलिटिशियन के ऊपर। आरोप क्या था, आरोप क्या था कि इन पॉलिटिशियन के द्वारा इनको सेक्सुअली असोल्ट किया गया और ये बोला गया कि कई लंबे समय से सेक्सुअली असोल्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इनके द्वारा ये खबर मार्केट में निकाली गई तुरंत चाइना के अंदर ये गायब हो गई। बिल्कुल ऐसे जैसे जैक मा के बारे में आप लोगों को पता है, जैक मा ने बोला चाइना की थोड़ा सा कुछ बोला है चाइना की इकोनॉमी के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में। तो जैक मा साहब जो है वो काफी लंबे समय से गायब रहे और बाद में निकल कर आए बड़े सीधे साधे बनकर। यानी कि चाइना में नॉर्मली हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं किसी को तो हम लोग मजे में घूमते हैं। नॉर्मली एक शब्द यूज किया था कि हम लोग एक न्यूज़पेपर में मैंने कोई लाइन पढ़ी थी, हिंदी का न्यूज़पेपर कोई देख रहा था मैं, उसमें लिखा होता है हम लोग कहीं पर भी थूक देते हैं और कहीं पर भी मूत देते हैं, तो हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं है। पर लेकिन अगर बाहर आप लोग जाओगे ये ऐसी चीजें इतनी आजादी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जैसे चाइना के अंदर यहाँ पर इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई और इनको गायब कर दिया गया। तो अच्छी बात यहाँ पर क्या है, अच्छी बात यहाँ पर यह कि नॉर्मली जो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कई बार इश्यूज को रिकॉग्नाइज करना छोड़ देती है, पर अभी यहाँ पर जो वर्ल्ड टेनिस जो एसोसिएशन है और उसके वो जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन है उसके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, ठीक है। और एसोसिएशन ऑफ जो टेनिस प्रोफेशनल है उनके द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया, इनके बारे में इनके सपोर्ट में बोला गया। इसी के साथ में कई और प्लेयर थी, जैसे नाओमी ओसाका हो गया, सेरेना विलियम हो गया, नोवाक जोकोविच हो गया, रोजर फेडरर हो गया, ये भी कई सारे प्लेयर ऐसे निकल कर आए जिन्होंने इनके सपोर्ट में यहां पर बातें की। तो अगर आप लोगों से कुछ भी कोई पूछ ले वुमेन इंपावरमेंट के बारे में तो आप लोग इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, सेक्सुअली असोल्ट किसी वुमेन को कर दिया और उसके बाद भी वो वुमेन है जो बाहर निकल कर आ रही है, तो ये काफी पावरफुल अपने आप में ही एक मुद्दा बन जाता है, एक ऐसे पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलना जहां पर कंट्री में पॉलिटिशियन का पूरा दबदबा रहता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी मुद्दा आता है तो अगर कहीं लिखने के लिए कोई वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आप लोगों के लिए आए तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो प्रेजेंट टाइम के एग्जांपल होते हैं, तो इनको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और जब यहाँ पर कंट्रोवर्सी में कोई ऐसी फिगर बन जाती है तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लेंगे यहाँ पर बेसिकली किस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है, यहाँ पर ये तो टेनिस से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके के भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते अभी कई बार आप लोगों ने देखा, इसके बारे में सुना भी कि विंटर ओलंपिक अभी चाइना में हो रहे हैं, तो ये भी एक इशू है जो बार बार निकल कर आ रहा है उसके चलते हुए बैकग्राउंड में, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, हालांकि इनके लिए छोटा नहीं है, इनके लिए तो बहुत बड़ा बन गया है जैसा कंडीशन यहाँ पर देश के अंदर देखने को मिली, ठीक है। तो ये इन्हीं के बारे में बेसिकली आर्टिकल है, तो इतना तो पता होना चाहिए कम से कम चल क्या रहा है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन बने कोई तो आप लोग उसको समझ सको। और कई बार क्या होता है वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आप लोगों से कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसमें आप लोगों को अपने ना क्वेश्चन के कई क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो उसके बारे में आप लोग आंसर दे पाएंगे, ओके। आज एक आर्टिकल आप लोग पढ़कर ये वाला देख लेना, जिससे आप लोग अगर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को फायदा रहे। एक बच्चे ने बोला कि सर वीडियोस देखने के बाद में एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत है क्या?
देखिए यार, नॉर्मली मैं आप लोगों को एडिटोरियल का ओवरव्यू देता हूं पूरा, ठीक है, पर फिर भी मैं एक आर्टिकल इसलिए बोलता हूं एटलीस्ट आप लोगों को, जैसे सीसेट का पेपर आप लोग दे रहे हैं या फिर आप लोग किसी दूसरे एग्जाम में बैठ रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, वहां पर कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली पूछ ले जाते हैं और बोलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर दो। तो एक रीडिंग की हैबिट अगर आप लोगों की रहेगी तो उनका आंसर आप लोग दे पाओगे। तो मेरा बस ये पर्पज रहता है आप लोगों को एक आर्टिकल देने का, वरना अगर आप लोग देखिए टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, मैं इसलिए यहां पर बैठा हूं, पर कम से कम एटलीस्ट एक आर्टिकल तो पढ़ लो, और जिसको लगता है टाइम है उसके पास में भरपूर, तो सारे आर्टिकल्स में कोई एक बार निकल सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं कि पढ़ना ही पढ़ना है, बस हाँ ये बोल रहा हूं कि अगर पढ़ लोगे तो फायदेमंद रहेगा। तो हाँ ये रहेगा, आप लोगों की एक रीडिंग स्किल बढ़ेगी अच्छे से, और ऐसे ही हिंदू में से मैक्सिमम आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेंगे सीसेट के अंदर या फिर कहीं पर भी नॉर्मली न्यूज़पेपर से उठाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर बोला, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर जो काफी कंट्रोवर्शियल ये एक डिसीजन बना है यहां पर, बेसिकली इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, और आप लोगों ने देखा यूपीएससी ने गेम्स के बारे में क्वेश्चन पूछ भी लिए। तो यूपीएससी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, कुछ ज्यादा न्यूज में रहने वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, खासकर जिसका बैकग्राउंड में जाकर उसके क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो यहां पर अगर बात करें तो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर जो अभी रेस देखने को मिली, इसको जो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक आप लोग बोलते हैं, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक जो यहां पर अभी देखने को मिली। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कहां पर है, आबू धाबी, यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर बेसिकली आबू धाबी है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो यूएई है यहां पर है, तो उसके अंदर आप लोग को ये नजर आएगा। तो इसके अंदर एक ग्रैंड प्रिक्स यानी कि फार्मूला 1 जो रेस थी वो यहां पर देखने को मिली। तो जिनका नाम था यहां पर, एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आप लोगों ने सुना होगा, मर्सिडीज के जो ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, ठीक है, तो उनको हरा दिया गया एक यंगस्टर के द्वारा। तो यंगस्टर का नाम क्या है, इनको एमवी आप लोग बोल सकते हैं, मैक्स विस्तारापन। तो इनके द्वारा यहां पर हराया गया, ये नीदरलैंड के हैं। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल इशू बना, हालांकि ये देखने को मिला था कहीं ना कहीं दोनों के जो पॉइंट है वो एक्जैक्टली आप लोगों को 369.5 यहां पर देखने को मिल रहे थे, पर फेवर में किनके गया डिसीजन, इनके फेवर में गया। तो काफी कंट्रोवर्शियल ये डिसीजन बना रहा फार्मूला 1 का। तो इसके बारे में आप लोग कम से कम ये याद रखें किसके द्वारा जीता गया और किसको हराया गया और कौन सा था रेस का नाम, ये एक छोटा सा इशू आप लोग यहां पर देखने को मिल सकता है। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, वरना चाहता तो मैं इस आर्टिकल को कंप्लीट को स्किप कर सकता था, ठीक है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि हाँ ऐसा भी कुछ था न्यूज़पेपर में। तो मेरा पर्पस ये रहता है कि छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है जो कई बार आप लोगों से, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों से पूछ ले आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पेपर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। एक वैसे तो पूरा आर्टिकल पॉलिटिकल है, यहाँ पर जो साइड में मैं आप लोगों को बोल रहा था ये, इसलिए मैंने बोला छोटे छोटे आर्टिकल है, 2-3 पहले उनको बता देता हूँ। वैसे तो पूरा आर्टिकल पॉलिटिकल है यहाँ पर ये, कि आज की डेट में तमिलनाडु के अंदर कैसे कैसे जो पॉलिटिक्स पार्टी है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। पर लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर जो रीजन है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, और पहले भी एक कंट्रोवर्सी का रीजन बना था। अगर आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे होंगे तो मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं यहाँ पर कोंगू, ठीक है, कोंगू नाडु। तो कोंगू नाडु एक पर्टिकुलर रीजन है, और एक पॉलिटिशियन के नाम भी पर भी उसको, पॉलिटिशियन को भी चढ़ाया गया था नाम लेकर, कोंगू नाडु के नाम पर। तो कोंगू नाडु यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, हालांकि कोई ऐसा नहीं है, इसको इनफॉर्मली यहाँ पर बेसिकली ऐसा बोला जाता है। तो अगर देखने को मिले तो कोंगू नाडु जो है आखिर नाम कहां से निकल कर आए, कई बार ये पूछा जा सकता है। वैसे कोई एग्जैक्ट ना तो कोई प्लेस है यहाँ पर पिन कोड के साथ में, और ना ही कोई ऐसा रीजन है जिसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर वे में कि हाँ ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये इसका पिन कोड हो गया, यहाँ पर आप लोग का एड्रेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कम्युनिटी एक तरीके से कॉमनली बोला जाता है तमिलियन लिटरेचर के अंदर। जब आप लोग जाएंगे तो संगम के अंदर भी आप लोगों को जो संगम लिटरेचर है साउथ इंडिया में, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, हिस्ट्री में इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो मेंशन किया गया यहाँ पर कोंगू नाडु के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोंगू नाडु है लिटरेचर के अंदर ही मेंशन किया गया है। और कोंगू यहाँ पर बेसिकली वेला ये बेसिकली जो पर्टिकुलर एरिया है ये ओबीसी कम्युनिटी का एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर जो एरिया ओबीसी से रिलेटेड है यहाँ पर, और आज की डेट में बिजनेस और इंडस्ट्रियल ये एक तरीके से हब भी माना जाता है। तो यहाँ पर नमक्कल, सेलम और इसी के साथ में थ्रिसुर, कोयम्बटूर, तो ये वाला जो रीजन है आप लोगों को एग्जैक्ट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस रीजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। संगम लिटरेचर जो है ये काफी पुरानी लिटरेचर है, खासकर साउथ इंडिया के अंदर में। और एक तरीके से आप लोग साउथ इंडिया के साथ साथ में याद रखेगा, साउथ इंडिया में जब बोल रहा हूं तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और इसी के साथ में नॉर्दर्न श्रीलंका में भी ये आप लोग को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नॉर्दर्न श्रीलंका का काफी खासकर जो कनेक्शन है वो सदर्न एरिया में हमारी कंट्री के साथ में माना जाता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोंगू नाडु जो रीजन है तमिलनाडु के अंदर है, कई बार कंट्रोवर्सी में रहता है, और हिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दी, तमिलियन लिटरेचर में भी इसके बारे में मेंशन है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर कई बार ऐसे स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछ जाते हैं कि हाँ का रीजन है किस चीज के रिलेटेड है यहाँ पर, ये तो कंफ्यूज ना हो, तो एक छोटा सा ये पॉइंट था जो कि आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में। एक आर्टिकल जो बार बार न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, पहले वो कवर करूंगा, उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा,
और फिर नेक्स्ट एडिटोरियल हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात क्या की जा रही है, अभी हमारे देश में एक काफी बड़ा एक इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा किया गया। कहां पर ये किया गया, बेसिकली वाराणसी के अंदर, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो उसी के चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसके चलते अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज न हो। सबसे पहले बात करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहले जान लेते हैं आखिर क्या देखने को मिला। यहां पर रिसेंटली इसका फर्स्ट फेज अभी इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर में, और कई सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर वैदिक केंद्र हो गया, इसी के साथ में यहां पर मुकुस जो भवन हो गया, मतलब कई सारे ऐसे, जैसे आप लोग अगर बात करूं मैं आप लोगों से, यहां पर जो अक्षरधाम के अंदर आप लोग जाते हैं तो वहां पर कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। म्यूजियम भी हो गया, फूड कोर्ट भी हो गया, और भी कई सारी चीजें हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के थ्रू आप लोग वहां पर उसको ध्यान से एक अच्छे से चीजों को समझ सके। तो यहाँ पर अच्छे से टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से डेवलप किया जाता है, फूड कोर्ट वगैरह वो सारी चीजें, तो वो अपनी जगह वो सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर लगभग 23 बिल्डिंग यहाँ पर अभी इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई। पर लेकिन ये तो आप लोगों से कोई पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछेगा वो समझ लेते हैं। काशी विश्वनाथ जो टेंपल है यहाँ पर, ये काफी फेमस हिंदू टेंपल है, और किसके लिए डेडिकेटेड है यहाँ पर, ये है लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड। और ये इतना इंपॉर्टेंट अभी हो गया है, क्यों, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अन्नपूर्णा, ठीक है, गोडेस अन्नपूर्णा के बारे में, जिसको अन्न की देवी भी बोला जाता है। अभी ये एक पर्टिकुलर स्टेच्यू थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश के अंदर में लाई गई। ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है, जिसको मैकेनीज आर्ट गैलरी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया सॉरी कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी आर्ट गैलरी। तो वहां पर ये चुरा कर ले जाई गई थी, तो वहां से इसको वापस भी लाया गया। तो ये भी कहां से चुराई गई थी, ये यहाँ पर इसी टेंपल से चुराई गई थी। तो ये इसलिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। और आप लोगों ने नॉर्मली अगर क्वेश्चन उठाकर देखे होंगे हिस्ट्री के, तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कि इनके एक हाथ में क्या है और दूसरे हाथ में क्या है। ठीक है, तो जब ये इसको आप लोग देखोगे, एक हाथ में खीर का कटोरा है और दूसरे हाथ में स्पून यानी कि चम्मच आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये रिसेंटली अभी काफी इंपॉर्टेंट था। और बनारस को आप लोग कई सारे नाम से जानते हैं, स्पेलिंग बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस हो जाती है। नॉर्मली बनारस को काशी भी आप लोग बोलते हैं। रिवर गंगा के किनारे पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और खासकर हमारी कंट्री के अगर पूछ ले आप लोगों से कल्चर कैपिटल कौन है, जैसे हमारी कंट्री की मेन कैपिटल यानी कि राजधानी हो गई दिल्ली। फाइनेंशियल कैपिटल क्या है ये आप लोगों को बताना है, कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इसी तरीके से कल्चर कैपिटल हमारी कंट्री में वाराणसी को बोला जाता है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो साहब हैं, मतलब फेमस क्या, फेमस तो वैसे पहले से है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ पर आते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर, तो इसकी वजह से बार बार न्यूज में रहती है। तो ये कुछ बातें हैं, अभी मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो काशी विश्वनाथ टेंपल जो है वो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। ये एक हिंदू टेंपल है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब यहाँ पर अगर बात करूं आप लोगों से, पूरे देश के अंदर टोटल मिलाकर 12 यहाँ पर ज्योतिर्लिंगास, ये आप लोगों को शिव से रिलेटेड जो बेसिकली होली साइट है वो देखने को मिलेगी। उनमें से एक आप लोगों को काशी विश्वनाथ भी नजर आएगा। अगर आप लोग शिव भक्त हैं तो कई सारे लोग अपना टारगेट रखते हैं कि 12 के 12 जो भी यहाँ पर जो यहाँ पर शिव जी से रिलेटेड यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है उन पे विजिट करना है, तो कम से कम उसके लिए तो वो एक अलग बात होगी कि हाँ श्रद्धा है इंसान की। पर लेकिन वैसे भी आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले आप लोग दूसरे रिलीजन से आते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आते हैं मान लीजिए मुस्लिम से, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जैन से आते हैं इसके बारे में पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो देखिए सारे रिलीजन के बारे में पढ़ना चाहिए अगर आप लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे कल्चर को समझ पाओगे और कनेक्ट भी एक दूसरे के साथ में हो पाओगे। तो इसलिए कोशिश करोगे सबके बारे में जानो। तो आज 12 जो यहाँ पर ज्योतिर्लिंगास हैं उनकी लोकेशन आप लोग जाकर देखेगा, कई सारे इनमें से मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि न्यूज में भी रहते हैं और उनसे क्वेश्चन भी आप लोग कई बार बनते हैं। ये जो काशी विश्वनाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फिर मैं कल आप लोगों को बता भी दूंगा, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको पहले, फिर से एक बार बता दूंगा। काशी विश्वनाथ जो है यहाँ पर ये बेसिकली जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था 1780s में। तो मराठा मोनार्क जो यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई होलकर, तो इंदौर की, उनके द्वारा यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये कुछ बातें आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर बात करें काफी बड़े पैमाने पर जब बदलाव हो रहे थे और मराठा यहाँ पर रूलर देखने को मिल रहे थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रिनोवेट यहाँ पर किया गया। अभी जब इसको फिर से रिनोवेट करने की बात की गई 2019 में, तो बेसिक मुद्दा ये था कि जहां पर ये लोकेटेड था, तो वाराणसी यानी कि बनारस की काफी तंग गलियां, छोटी छोटी गलियां आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि वो काफी प्यारी, काफी फेमस है, वहां पर लोग उनको एंजॉय करते हैं उन गलियों को। पर लेकिन बाहर से अगर कोई आता है तो उसको एक अच्छा एक माहौल देने के लिए, ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर सके हमारे देश में, अगर कोई एज ए टूरिस्ट आता है तो उसके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया। लगभग 40 एंशिएंट जो पुराने टेंपल थे, यानी कि पुराने जो लगभग 40 ऐसे मंदिर थे जिनको रिडिस्कवर किया गया, यानी कि उनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई चेंज ना हो, वहां पर उसको
फिर भी अच्छे से रिनोवेट किया गया है, तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश की गई है उस तरीके से। काशी जो विश्वनाथ यहाँ पर टेम्पल है, ये आप लोगों ने देखा बेसिकली काशी घाट, बेसिकली बनारस घाट का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेरा भी मन है, काफी मन टाइम लगेगा तो मैं एक बार जरूर घूमूंगा यहाँ पर। तो हालांकि मैं गया भी था वहां पर, मेरा उसका जो कहते हैं एफकेट के थ्रू मेरा एसएसबी था, यहाँ पर मैं गया था एक बार। वैसे अगर कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कभी टाइम मिलेगा तो जरूर घूम कर आऊंगा। काशी विश्वनाथ जो टेंपल है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेंपल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और 12 जो यहाँ पर ज्योतिर्लिंगाज हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से अभी यहाँ पर इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं तो इसके बारे में एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को डिटेल में बताया ताकि कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले। अभी जो मैं आप लोगों से नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, ये आर्टिकल काफी डिटेल में आप लोग इसको समझिएगा। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में, और कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि आर्टिकल से एक्स्ट्रा भी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पोस्ट करता हूं टेलीग्राम पर उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। और इसी के साथ में यहाँ पर पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अरे हाँ, कल 2 वीडियो मैंने यहाँ पर पोस्ट की थी, ये 2 काफी इंपोर्टेंट वीडियो है यहाँ पर, जो रिसेंटली अभी यहाँ पर इनके द्वारा अवार्ड जीता गया उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। ये एक में इनके द्वारा बताया गया कि डिप्रेशन को कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोग देखिएगा। और दूसरा बताइए क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसके साथ में कैसे डील करना है, और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर जो इनके द्वारा आंसर दिया गया है, तो उसी के चलते यहाँ पर इनको ये अभी क्राउन जो इनके द्वारा जीता गया मिस यूनिवर्स का, तो उसी के चलते यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग यहाँ पर इसको समझ पाएंगे अच्छे से। और इस तरीके के आंसर आप लोग खुद भी अपने इंटरव्यू में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर ये चीजें आप लोग समझोगे अच्छे से तो आप लोग खुद का भी एक अच्छा आंसर बना पाओगे और इंक्लूड कर पाओगे। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन के ये मैंने आप लोगों से पूछा इसके बारे में देखिएगा, एक सेकेंड। तो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कई सारे अच्छे से, तो उनको आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए अच्छे से। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। ये आंसर राइटिंग ग्रुप है, लगभग 55-55 हजार लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे आप लोग का एक अच्छा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और आप लोग काफी कुछ यहाँ पर जान भी पाओगे एक दूसरे के क्वेश्चन को पढ़कर। मैंने कल हालांकि ये वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड भी की थी, यहाँ पर कंबाइन कर बेसिकली इसको अलाउ ही नहीं किया गया, यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। तो ये इशू यहाँ पर देखने को मिला जिसकी वजह से मैं पब्लिक नहीं कर पाया इसको, जिसको मैंने लिंक शेयर किया था टेलीग्राम पर, टेलीग्राम से जो यहाँ पर जा रहा था वो तो देख पा रहा था, पर लेकिन वैसे इसको पब्लिक करने से पब्लिकली यहाँ पर मना कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। तो ये एक इशू यहाँ पर देखने को मिला। और एक और इशू मैंने आप लोगों को बताया था, जो कई सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं कि सर हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और वो अनसब्सक्राइब हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक काफी बड़ा इशू कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं। तो यार देखो, ये इशू मैंने आप लोगों को बताया कि रिपोर्ट की जा रही है कई सारी जो वीडियोस हैं, पता नहीं क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से कई सारे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करो, ताकि यूट्यूब को ये पता चलता रहे कि ये वीडियो जो है वो सही नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये वीडियो सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और वो उसको अच्छे से यहाँ पर ट्रीट करे वीडियो को, ना कि ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिले। तो ये बेसिक पर्पज यही है जो कि मुझे आप लोगों को बताना था, इसको ताकि आप लोग समझ सके कि हाँ यार ये चीजें जो हैं ये ऐसे टैकल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो गंदगी फैला रहे हैं लोग उनका ये काम रहेगा, वो हमेशा चाहते हैं कि कोई फ्री में किसी को कोई चीज प्रोवाइड ना कराए, तो वो अपनी हरकतों पर लगे हैं। पर लेकिन आप लोगों को इसको एक तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आज की जो वीडियो है लगभग हिंदू की 40,000 लोग देख रहे हैं, ओनली 5,000 मुश्किल से लाइक पहुंच पाते हैं, ठीक है। इनके एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर कम से कम 1/4 तो कम से कम आप लोग करो, 1/4 के करीब भी लाइक नहीं पहुंच पाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम अगर आप लोग इसके ऊपर काम करोगे तो ये चीजें कम से कम यूट्यूब इसको देखेगा कि हाँ चीजें सही है, इनके कुछ अंदर गलत नहीं है, और फिर ये हरकतें देखने को नहीं मिलेगी। इवन चीजें इतना रिपोर्ट हो रही है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मेरा फेसबुक पेज भी अगर आप लोग जाकर देखोगे ना, और यहाँ पर इस पे क्लिक करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ये वार्निंग स्टेटस में पड़ा हुआ है। यानी कि इतना इनका मतलब ये है कि मैं फेसबुक पर ऐसी ऐसी चीजें अपलोड करता हूं कि जो कि काफी गलत हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैं लाइव दिखा रहा हूं अपना फेसबुक की प्रोफाइल, वार्निंग स्टेटस में पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये मतलब कहने का ये है कि आज की डेट में कुछ गलत चीजें मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। आप लोग जाकर एक बार देखिएगा कि क्या गलत चीजें मैंने अपडेट कर रखी है वहां पर। आप लोगों को लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉक करने लायक है, पर लेकिन वहां पर भी लोग जो है उसको ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं, वहां पर भी लोग जो है जाकर उसको रिपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो फेसबुक में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पर आप लोगों को लेक्चर नहीं लेता हूं, इसलिए मैंने आप लोगों से कभी डिस्कस भी नहीं किया था। पर लेकिन बात करें अगर यहाँ पर यूट्यूब की, तो यार ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर ही मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। अगर यहाँ पर भी ये दिक्कतें देखने को मिलेगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ में चीजें जो है वो कैसे शेयर कर पाऊंगा। तो ये थोड़ी सा इशू देखने को मिल रहा है। तो YouTube को आप लोग बताओ कि ये वीडियो सही है, और उसके 3 तरीके हैं, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। लाइक करने में आप लोग को 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ठीक है, वो भी नहीं कर रहे हो तो यार फिर तो गलत बात है।
5,000 लाइक देखकर मुझे काफी वो लगा, मैंने कहा यार मतलब 40,000 लोगों ने वीडियो देखी, 45 ने बल्कि, और उसमें से 5,000 के करीब लाइक है ओनली, ठीक है। तो ये आप लोग एक ऐसी चीज है जिससे आप लोग फीडबैक दे सकते हैं वीडियो के बारे में। डिसलाइक पहले बोला करता था, डिसलाइक तो अभी रहा नहीं, तो वो अब बोल भी नहीं पाता हूं, पर लेकिन ये तो मैं बोल ही सकता हूं कि लाइक कर सकते हैं, या फिर आप लोग रिपोर्ट कर दीजिए वीडियो को अगर आप लोग को लग रहा है वीडियो गलत है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे रेगुलरली बोलनी पड़ रही हैं, और आप लोग फिर भी यहाँ पर इसको चीजों को नहीं कर रहे हैं। तो पता नहीं यार आप लोग भी क्यों इस चीज को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वरना जो अपनी हरकतें दिखा रहे हैं वो तो दिखा ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। अभी आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 देखने को मिली यहाँ पर ग्लासगो के अंदर में। तो जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो के अंदर में हुई तो कई सारे कमिटमेंट हमारे द्वारा किए गए। तो ये जो इंपॉर्टेंट कमिटमेंट थे उसमें सबसे ज्यादा जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा वो था हमारा एक तरीके से नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने का टारगेट रखना। और सब लोगों के द्वारा यहाँ पर ये कमिटमेंट किया भी गया जब ग्लासगो में जाकर सब बैठे कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर करने वाले हैं कि हम लोग इसको अचीव करेंगे। तो वहां पर सबके द्वारा बड़ी बड़ी बातें भी बोली गई, पर लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम लोगों ने बोली, पर लेकिन उस पर रियलिटी में कितना काम कर रहे हैं वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बता रहे हैं। तो अभी हमारे द्वारा 5 टारगेट है, काफी इंपोर्टेंट है, ये तो आप लोग को याद रखनी है। 500 गीगावाट का 2030 तक का है एक टारगेट। 50% हम लोग एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि आप लोग सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर आप लोग जो भी इंपोर्टेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिनको आप लोग रेगुलर यूज कर सकते हो और वो खत्म ना हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इनको समझ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो इसी के साथ में इंडिया ने बोला कि वो 1 बिलियन टन जो है वो कार्बन एमिशन को कट करेंगे। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जो कि 2030 तक का टारगेट है। इसी के साथ में हमारे द्वारा बोला गया कार्बन की इंटेंसिटी को भी यहाँ पर काफी कम करेंगे। पहले ये 35 था, इसमें 10 और बढ़ा दिया, इसको 45 हमारे द्वारा किया गया। और ये तो आप लोगों को बताइए कार्बन एमिशन का टारगेट 2060 तक का चाइना का है, 50 तक का यूएसए का, और 70 तक का हमारा हो गया। तो नेट जीरो का एमिशन मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप लोग जितने पेड़ काट रहे हो उतने ही पेड़ आप लोगों को लगाने भी है। तो ऐसा आप लोग इसको समझ सकते हैं बेसिक भाषा में। पर लेकिन अभी भी अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, हम लोग एक अलग ही माहौल में चल रहे हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया कि अभी रिसेंटली जब ये यहाँ पर मीटिंग हुई तो सबने बड़ी बड़ी बातें की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कैसा हुआ, तो सबने बोला कि कुछ ऐसा अचीव हम लोग करने वाले हैं। और मैक्सिमम जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है वो सारी जो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि वो कंट्री जो अमीर है, डेवलप्ड मतलब अमीर कंट्री, और डेवलपिंग आ जाता है गरीब कंट्री। तो ये जो कंट्री आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो वो कंट्री उनको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना भी हालांकि काउंट करता है अपना आपको, इसी के साथ में पाकिस्तान, ये सारी कंट्री, तो इनके ऊपर बोला जाता है कि आप लोग इन चीजों को लेकर चलो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डाल रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनके पास में टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, खूब मजे जिंदगी के वो कर चुके हैं जितनी अय्यासी उनको करनी है। पर लेकिन अब जब यहाँ पर हमारी जैसी कंट्री को थोड़ा सा डेवलप करने का मौका मिला तो उसमें ये यहाँ पर टांग अड़ाने लगे ये क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर। तो यहाँ पर ना तो फंड देते हैं, ना तो पैसा देते हैं, और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो इसके चलते एक ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट ऐसा है जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। अगर बात करूं यूएसए, रसिया, यूके, जापान और कनाडा 5 कंट्री के बारे में, तो ये ओनली 10% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जबकि लगभग 39 यानी 40% के करीब यहाँ पर ये एमिशन करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर ये एक तरीके से इन्वायरमेंट को बर्बाद करते हैं, लगभग 40% के करीब है इनका। इसी के साथ में चाइना, इंडिया और ब्राजील, इंडोनेशिया, ये 4 कंट्री लगभग 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है यहाँ पर ये, और जबकि इनके द्वारा जो एमिशन है यहाँ पर वो ओनली 23% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अमीर कंट्री काफी लार्ज स्केल पर एमिट करती हैं और जो गरीब कंट्री है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है, वो काफी कम एमिशन यहाँ पर करती है। फिर भी प्रेशर किसके ऊपर बनाया जाता है? प्रेशर बनाया जाता है डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, ताकि वो जो है अपना डेवलपमेंट का काम जो है वो बंद कर दे। पर लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग को फोकस ऐसा देकर चल रहे हैं कि एक सस्टेनेबल वे में काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक सबको साथ में लेकर आप लोग को चलना है। सोशल और जहां पर इन्वायरमेंटल होता है, एक तरीके से आप लोग को यहाँ पर बियरेबल चीजें रखनी है, इक्विटेबल रखनी है और वायबल रखनी है, यानी कि सोसाइटी में ऐसी तरीके से चीजें लेकर चलनी है ताकि जो भी आप लोग यूज कर रहे हो उसको इस तरीके से यूज करो कि अपने आप तो आप लोग उसको यूज कर ही लो और आने वाली जनरेशन के लिए भी आप लोग छोड़कर जाओ, जैसे हम लोग आज के दिन में चीजों को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज छोड़कर गए। अगर सोचो हमारे पूर्वज जो है वो सारे पेड़ पौधे खत्म कर देते, सारे रिसोर्सेज यूज कर लेते, तो हमको क्या मिलता? बाबा जी का टुल्लू। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोते बैठकर माथे पर हाथ रखकर।
तो वो सारी चीजें आने वाली जनरेशन न करें। तो इसी के चलते ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बात की जाती है। लो कार्बन ग्रोथ होना चाहिए, इसी के साथ में जो रिसोर्स होते हैं उनको एफिशिएंसी यूज करना चाहिए एफिशिएंटली, और इसी के साथ में सोशल, ये यहाँ पर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि सोसाइटी या फिर कोई एक कंट्री सारी चीजों को एंजॉय कर रही है और बाकी दूसरी कंट्री को कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेन करना लंबे समय तक चीजों को, यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसीलिए जब मैं आप लोगों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करता हूं तो वहां पर भी टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और इसके अंदर 169 टारगेट रखे गए हैं इनको अचीव करने के लिए। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीजें हम लोग को अचीव करनी है, इनके ऊपर काम करना है। जैसे गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन। इसी में जब आप लोग जाएंगे तो क्लाइमेट एक्शन भी यहाँ पर 13वें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, तीन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जमीन के ऊपर लाइफ और पानी के अंदर जो जिंदगी है उनके ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बस एक जगह चीजों को सस्टेन करें। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हर एक जगह चीजों को आप लोग को सस्टेन करना होगा ताकि उसका फायदा सबको मिल सके। पर लेकिन कमिटमेंट तो करते हैं, जैसे हमारे देश के द्वारा भी कमिटमेंट किया गया कि हम लोग इन चीजों को अचीव करेंगे। सस्टेनेबल चीजों के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने बोली, वो सारी चीजें देखने को तो मिलती हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग इनको समझ पाओगे तो उस तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर नहीं आता है जैसा नॉर्मली होना चाहिए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि बोलना और करने में डिफरेंस है। हम लोगों ने भी आनंद फानंद में टारगेट तो रख दिया 2070 तक का, हम लोग को ये चीजें अचीव करनी है 2070 तक का, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग बात करोगे तो हम अपने देश के अंदर जो है उस तरीके से बोल कर नहीं रहे हैं जिस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल पटल पर बोलकर आ गए कि ऐसा कुछ करेंगे। आज की डेट में बोला जा रहा है कि हमारे देश में कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है, कॉर्पोरेट इनके जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हाथ में कोयला वगैरह और सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। अब अगर कॉर्पोरेटाइजेशन उसका किया जाएगा तो वो तो प्रॉफिट के ऊपर काम करेंगे, वो कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि जनता के बारे में सोचना है। उनको हमेशा अपना प्रॉफिट रहता है, जहां प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो छोड़कर भाग जाएंगे। तो कोयले की इंडस्ट्री के ऑक्शन करना, उनकी नीलामी करना, और ज्यादा कोयले को निकालना, कोयले को और ज्यादा एक्सप्लोर करना। तो ग्लासगो में जो कमिटमेंट किया गया, हम लोग अपने सर पर ताज लेकर जो घूम रहे थे कि हाँ हम लोग आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, वो सारे मुद्दे, तो वो कहां पर रह गए। तो क्योंकि जब कंपनी यहां पर कॉर्पोरेट हाउस काम करेंगे तो प्रॉफिट के ऊपर काम करेंगे, ना कि जनता के लिए काम करेंगे। तो डेवलपमेंट उनके लिए काम नहीं रहता है, उनके लिए काम रहता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उनको मिलेगा तो वो रहेंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो छोड़कर भाग जाएंगे उसको। तो इसलिए आप लोग उनके हाथ में वही सारी चीजें दे रहे हैं जो कि और ज्यादा दोहन करेंगे, और ये भी नहीं पता रहेगा कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा रहा है। तो ये गलत तरीका है चीजों को इस तरीके से अंडरस्टैंड करने का। इसके बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा और इसके ऊपर आप लोगों को काम भी करना पड़ेगा। यानी कि जो बोला है उसको आप लोगों को उस तरीके से करना भी पड़ेगा, वरना काफी ज्यादा डिफरेंस दोनों में नजर आएगा और जो टारगेट आप लोग अचीव करते हो वो कभी अचीव भी नहीं करोगे। आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि होल्ट यानी कि रोकना है जो, और इसके साथ में रिवर्स करना है जो फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं, इनके जो जंगलों को कटा हो रहा है, और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है यानी कि जो जमीन जो हो रही है वो खराब हो रही है, उसको भी आप लोग को सुधारना है। 2030 तक का 140 कंट्री के द्वारा ये टारगेट रखा गया। इंडिया के द्वारा इसको साइन नहीं किया गया एग्रीमेंट को, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें तो हम लोग चीजों को प्रेजेंट करते हैं, खासकर फूड सिक्योरिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बात देखी जा रही है कि फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइजेशन के हाथ में देने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो 3 फार्म बिल लेकर आएंगे, वो कॉर्पोरेटाइजेशन जब आप लोग किसी भी चीज के बारे में आप लोग करोगे तो वो क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस देखेंगे। तो एग्री बिजनेस आप लोगों के सामने निकल कर आएगा, पर लेकिन फूड सिक्योरिटी को भूल जाएंगे वहां पर जब अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और इसी फूड सिक्योरिटी के बारे में आप लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ हम लोग ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने देश में सब्सिडी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बोलते कहीं कुछ और है और करते कहीं कुछ और है, तो ये गलत तरीका है और ये ओनली हमारा देश नहीं कर रहा है, मैक्सिमम कंट्री आप लोग को ऐसा ही करती हुई आज के डेट में नजर आती है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो बोल रहे हैं और जो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अभी कई सारे चीजों को मोनेटाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। इवन फॉरेस्ट के अंदर भी हम लोगों ने कई सारे चेंज किए एक्ट के अंदर, फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए 2018 की, और कई सारे जो पुराने एक्ट थे जहां पर हम लोगों ने चेंज किया, जहां पर ग्राम पंचायत के हाथ में पावर हुआ करती थी, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर को हम लोग घुसा रहे हैं। तो उसके चलते क्या रहेगा, कई सारी चीजें चेंज की। फॉरेस्ट एक्ट 1927 अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन 1980 अमेंडमेंट, माइनिंग एंड द जो यहां पर मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, तो कोल बियरिंग ये एरिया एक्वाइजिशन डेवलपमेंट की बात की गई 1957। इसी के साथ में यहां पर कंपनसेटरी फॉरेस्ट रूल फंड रूल भी हम लोग लेकर आए। तो दुनिया भर का चेंज पता है किस लिए किया गया, क्योंकि चीजों को जो है वो प्राइवेटाइजर के हाथ में दी जा सके।
तो इससे क्या सही सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे, जो आप लोगों ने बोला है कि हाँ हम लोग चीजों को ढंग से लेकर चलना है। अगर आप लोगों को रियलिटी में सस्टेनेबल बनाना है तो ग्राउंड लेवल पर जो ग्राम पंचायत है उनके हाथ में अधिकार था कि हाँ आप लोग इनको देखोगे कौन यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनके हाथ में अगर अधिकार रहता तो सोल्यूशन सही निकलता। उनके हाथ में अगर अधिकार नहीं दोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इवन और नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों के सामने उसका पड़ता हुआ नजर आएगा। तो फोकस एरिया आप लोग का ये होना चाहिए कि उस एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम आप लोगों को करना है, तो ग्राम पंचायत के हाथ में पावर आप लोग को देनी है। पर लेकिन ऐसा भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टाइम पर जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था वो भी हम लोग अब तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और अचीव इस तरीके से कर भी नहीं पाएंगे जिस तरीके से आज की डेट में जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस ज्यादा किया जा रहा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट को जो चीजें अपने हाथ में रखनी चाहिए वो नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इवन अगर बात करो आप लोगों से हमारे देश में जो 8 कोर इंडस्ट्री है तो उसके बारे में याद रखिएगा, कोयला जो है वो उसका भी पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 10% यहां पर कोयले का वेटेज है। तो ये कोयला हम लोग जो यूज करते हैं तो उसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने भी अगर कोयले के बारे में बात करूं, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। कोयला जो है हमारे देश में सबसे पहले पता है आप लोग कहां से निकल कर आया था, तो रानीगंज यहाँ पर फर्स्ट कोल फील्ड आप लोग को देखने को मिला था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोजा गया 1974 में। ठीक है, और कोयला जो है वो अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है और कई स्टेज में पाया जाता है, जैसे सोलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। यहाँ पर कोक जो होता है सोलिड, वो आयरन, स्टील, ये इन सब चीजों में आप लोग इसको यूज करते हैं। कोल तार हो गया, ये बेसिकली डाई, इसी के साथ में ड्रग, परफ्यूम, ये सब चीजें बनाने में, और कोल गैस जो हो गया यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। वैसे कोयले को आप लोग नॉर्मली 5 कैटेगरी में बांटते हैं, पर मोटे मोटे तौर पर 4 बोला जाता है क्योंकि ये तो कोयले कैटेगरी में आते नहीं, इसको पिट बोलते हैं, ये बिल्कुल कहानी खराब है। अच्छा कौन सा होता है, जैसे कि लिग्नाइट हो गया, सब बिटुमिनस हो गया, सबसे शानदार होता है एंथ्रेसाइट। शानदार का मतलब क्या है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, कम मात्रा भी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाता है यहाँ पर ये, तो इसलिए एंथ्रेसाइट लेवल का कोयला सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर इंपोर्टेंट नजर आएगा। तो याद रखिएगा हमारे देश में अगर बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये लगभग 70% देश का कोयला रिजर्व आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये कुछ इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, और कई बार स्टेटमेंट रहती है क्वेश्चन के अंदर में, तो वहां पर अच्छे से आंसर दे पाएंगे। कोयला काफी ज्यादा भी न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि कोयले की कई सारी खान वगैरह जो है वहां से हम लोग ना सामान निकाल पा रहे थे और ना ही ढंग से चीजों को ले जा पा रहे थे, उसकी वजह से भी ये न्यूज में था। ठीक है, आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी समिट के बारे में आप लोगों को बताया, तो यहाँ पर जो मेन फोकस है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये जो समिट है जो बाइडेन साहब के द्वारा बुलाई गई कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कि गणतंत्र जो है, जनता का तंत्र जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, यानी कि जनता का तंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये बेसिकली डेमोस्ट्रेशन भी यहाँ पर दी गई थी अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह है जब यहाँ पर डेमोक्रेसी की समिट यहाँ पर बुलाई गई तो इसमें कई सारी ऐसी कंट्री है जिनको हम लोगों ने इन्वाइट नहीं किया। हम लोगों ने मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं अभी भी डोनाल्ड ट्रंप याद आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ना तो चाइना को इनवाइट किया गया, ना ही रशिया को इनवाइट किया गया, ना ही नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर इसमें इनवाइट किया गया, और ना ही बांग्लादेश को यहाँ पर इनवाइट किया गया। तो जो मेन फोकस यहाँ पर रहने वाला है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन कंट्री के ऊपर इस आर्टिकल के अंदर में। अगर बात करें चाइना के अंदर, जो जिंगजियान वाला रीजन है, यहाँ पर ये माना जाता है कि चाइना जो है वो काफी हद तक उल्टी सीधी हरकतें करता है, बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसके ऊपर काफी सारे अत्याचार करता है, तो इसलिए चाइना को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है, अगर उसके बारे में आप लोगों से बात की जाए कि वहां पर आप लोगों को हमेशा ये चीजें नजर आएंगी कि वहां पर एक लीडर है जिसको बोलते हैं किम जोंग उन, वो कभी भी यहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर एक कलंक उसको माना जाता है, वो हमेशा अपनी दादागिरी चलाता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको इन्वाइट नहीं किया गया। तो ये बातें यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के बारे में बताई गई। और बांग्लादेश के बारे में आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर रैपिड एक्शन बटालियन। ठीक है, तो ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है बांग्लादेश की, ये माना जाता है कि इसके द्वारा काफी ज्यादा अत्याचार किया गया है। तो यहाँ पर रैपिड एक्शन बटालियन के द्वारा जो अत्याचार किया गया काफी लार्ज स्केल पर कई टाइम पर यहाँ पर देश के अंदर में, तो उसके चलते यहाँ पर बांग्लादेश को भी यहाँ पर एज ए डेमोक्रेसी समिट में नहीं इनवाइट किया गया, और इवन इनकी रैपिड एक्शन बटालियन जो है इसको बैन भी यहाँ पर कर दिया। ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है ये बनाई गई थी 2004 के अंदर में। ठीक है, फाउंड की गई यहाँ पर ढाका में, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनकी एक बॉडी है जिसको यहाँ पर एंटी क्राइम और एंटी टेररिज्म यूनिट की तरीके से बांग्लादेश के अंदर में यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला गया यहाँ पर कंट्रोवर्सी में ये आ गई कि यहाँ पर बांग्लादेश आज की डेट में बहुत सारे ऐसे रेडिकल लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, उनको खत्म करने का काम करता है, और काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा स्टेप उठाए जाते हैं। फिर भी बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि बांग्लादेश तो आज के डेट में अच्छे लेवल पर काम कर ही रहा है, पर लेकिन उसको भी आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट क्यों किया।
और नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर देखने को मिला म्यांमार। तो म्यांमार को यहां पर इनवाइट नहीं किया गया। आप लोगों को पता है म्यांमार को क्यों इनवाइट नहीं किया गया? क्योंकि म्यांमार, जिसको आप लोग बर्मा भी बोलते हैं, वो वहां पर आज के डेट में आर्मी का रूल आ गया है, यानी कि आर्मी वहां पर रूल करने लग गई है। नॉर्मली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेसिकली लाने की कोशिश की गई थी, तो उसकी वजह से यहां पर इसको भी इनवाइट नहीं किया गया। तो ये जो सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, तो यहां पर कुछ रीजन जो है वो कंट्रोवर्शियल बन गए। श्रीलंका को भी इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि तमिलियन कम्युनिटी के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार श्रीलंका के द्वारा किया गया, तो इसलिए श्रीलंका को भी यहां पर इनवाइट नहीं किया गया। तो डेमोक्रेसी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से जो बाइडेन साहब जो हैं, और बोलते हैं कि माइनॉरिटी को जो प्रोटेक्ट करे वो वहां पर आप लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर ये इनके द्वारा ये बातें बोली गई। तो ये जो समिट थी इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कई सारी बातें भी यहां पर रखी गई, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें भी की थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा तो बोला भी गया था कि रूल ऑफ लॉ जो है और प्लूरिस्टिक जो इथोस है वो यहां पर काफी इंपोर्टेंट है, जिसको आप लोगों को फॉलो करके चलना है। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों से बेसिकली आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि हम लोगों ने डिटेल में देखे। तो फिर से एक बार आप लोगों का इसका रिवीजन हो जाएगा, एक बार फिर से इसका एक ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं। डेमोक्रेसी समिट जो है ये इसी साल से स्टार्ट की गई और जो बाइडेन ने इलेक्शन के टाइम पर यहां पर इसको अनाउंस किया था कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, तो ये अपना इलेक्शन का जो पॉइंट है वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये पहले अभी तो ऑनलाइन हुई, वर्चुअल हुई, यानी कि एक तरीके से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो वर्चुअली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप लोग जो है बेसिकली क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, पर फिर भी फील वही आती है, वो एक अलग बात है। तो यहां पर आगे चलकर इन पर्सन होगी। इन पर्सन मतलब हर एक पर्सन जो है वो 2022 में बात की जा रही है कि पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ कर सके, ठीक है, इसी के साथ में जो भी चैलेंजेस हैं यहाँ पर आज के में जो उसको पीछे खींचते हैं उसको रोक सके, और कॉमन एजेंडा यहाँ पर लेकर चलेंगे ताकि कॉमन वैल्यूज यहाँ पर बना सके डेमोक्रेसी के नाम पर। डेमोक्रेसी के नाम पर एक डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बनाई थी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी गई थी। अगर कभी लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए तो इसको आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। आगे अगर बात करें डेमोक्रेसी की समिट के बारे में, तो 3 थीम यहां पर आप लोगों को काफी इंपोर्टेंट देखने को मिली। एक तो सबसे इंपोर्टेंट बात ये थी कि डिफेंड करना अगेंस्ट जो ऑथोरिटाइजेशन होता है, जैसे कि किम जोंग उन बोलते हैं मेरे जैसे बाल रखो और मेरे जैसे कपड़े पहनो, ठीक है। अब तो लड़के ने वेट कम कर लिया है, आप भी कर लो वेट कम, ठीक है। किम जोंग उन ने सुनने में भी आया था काफी सारा वेट कम कर लिया लड़के ने। तो वो बंदा जो है हमेशा अपनी फिटनेस पे काम करता है, ठीक है, तो सीखो उससे कुछ। आगे बात करते हैं फाइट करने। किम जोंग उन है कौन ये तो पता होगा ना, नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, वो एक डिक्टेटर लीडर हैं। वो बोलते हैं कि अगर बाल मेरे जैसे कटाने, मतलब अगर जैसे मैं हेयर स्टाइल रखूंगा पूरा देश जो है वैसे ही हेयर स्टाइल रखेगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो करप्शन के बेसिकली लड़ने में साथ बेसिकली करप्शन के साथ लड़ने के बारे में भी ये बातें करते हैं, क्योंकि करप्शन जितना ज्यादा सोसाइटी में देखने को मिलेगा उतनी ही ज्यादा दिक्कत यहाँ पर निकल कर आएगी, उतना ही लोगों का हक जो है वो मरता हुआ नजर आएगा। और प्रमोट करने की बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में। तो ये मुद्दे हैं डेमोक्रेसी समिट के। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा भी यहाँ पर डेमोक्रेसी समिट में अपनी बातें रखी गई, अपनी बातें बोली गई। तो 2 काफी इंपोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर निकल कर आए, एक तो था रूल ऑफ लॉ और दूसरा था यहाँ पर प्लूरिस्टिक सोसाइटी यानी कि प्लूरिस्टिक इथोस। तो इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं रूल ऑफ लॉ के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन सोसाइटी जहां पे एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो किया जाए और फंक्शन प्रॉपर्ली करे। ऐसा नहीं है कि मैं जो है मेरे ऊपर बेसिकली ये लगता है एक पर्टिकुलर ये प्रतिबंध की जहां पर रेड लाइट होगी वहां पर मुझे रुकना है और बाकी ग्रीन लाइट होने पर ही चलना है। ये सबके लिए होगा जो भी सड़क पर चल रहा है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए होगा कि हाँ ये इस सोसाइटी को बस यहाँ पर रेड लाइट पर रुकना है और दूसरी सोसाइटी को नहीं रुकना है, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सबको एक निगाह से देखना, सबके लिए उतनी ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला गया प्लूरिस्टिक सोसाइटी। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को शब्द बताऊंगा यहाँ पर, ये आप लोगों को एक सेकंड, या रूल ऑफ लॉ के बारे में आप लोग थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो एक तरीके से इक्वलिटी अंडर द लॉ, यानी कि एक तरीके से लॉ के सामने सब इक्वल है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई घपलेबाजी वहां पर नहीं होनी चाहिए, और एक तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, यानी कि जो जस्टिस सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जरूरी है। वरना पता चला अमीर जो है वो कुछ भी कांड कर निकल जाए और गरीब जो है वो जरा जरा से कांड में फंस जाए, तो वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। एक्सेसिबल के बारे में बात की जा रही है, एक लीगल रेमेडी होनी चाहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए और उसमें भी सब इक्वल होने चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट मुद्दा। दूसरा बोला गया यहाँ पर जो प्लूरिस्टिक जो सोसाइटी है इथोस के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 वोकैबुलरी आप लोग यहाँ पर तैयार हो जाएगी। एक तो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पॉपुलिज्म और दूसरा सुना होगा प्लूरिज्म। तो इनका मतलब क्या होता है आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इसमें। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो वीडियो को पॉज कर एक बार लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर बता पाता है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर पॉपुलिज्म के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये होती है पॉपुलिस्ट पॉलिसी। जैसे कोई इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन से पहले क्या करते हैं पॉलिटिशियन, आप लोगों को साइकिल मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे, मोबाइल मिलेंगे। तो ये सारी क्या है पॉपुलिज्म की स्कीम है यहाँ पर, एक तरीके से लोक लुभावनवाद आप लोग इनको बोल सकते हैं।
तो ये लोगों की इच्छा के हिसाब से काम करना, जो लोग सुनना चाहते हैं उनको वही बातें सुनाएं, यानी कि भले ही उनके नुकसान की वो बातें हो पर लेकिन उनको सुनाओ वही जो वो सुनना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से काफी गलत होता है। तो यानी कि आप एक तरीके से एक इंसान चाहता है सुबह उठना ही नहीं है, मैं कहता हूं कि सुबह 6:30 बजे उठकर अगर ये वीडियो आती है तो सुबह 6-6:30 बजे उठकर आप लोग वीडियो देखो, ठीक है। 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड करता हूं तो इसको निपटा दो अपना उसी टाइम के ड्यूरेशन में। तो यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर सुबह उठा ही नहीं जाते हैं। मैं उनको बोलने लगूं कोई नहीं यार, क्या आप जा रहा है 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठो ना, आराम से, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से उठ के देख लेना, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। बोलने के लिए तो सही है, चलो बोल दी, जो सुनना चाह रहा था उसको वही बातें सुना दी, पर रियलिटी में जितना इंसान लेट उठ रहा है वो अपने दिन की शुरुआत इतनी ही लेट कर रहा है, इसी के साथ में जो एक प्रोडक्टिव टाइम होता है मॉर्निंग का वो खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। शाम को एक तरीके से लेट तक जगेगा, वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इंसान जो एक तरीके से अपने दिन की जो अच्छी शुरुआत होनी चाहिए वो उस तरीके से शुरुआत नहीं चलेगा और अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में पाएगा। तो बोलना कि हाँ ऐसा ही कर लेना जैसा मन कर रहा है, चलो यार कोई नहीं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में दिन को स्टार्ट करना वो एक अलग बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोशिश करो मॉर्निंग में इस वीडियो के साथ में अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करो ताकि सारी चीजों को ढंग से लेकर चल सको, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, जो बात करें यहां पर प्लुरलिज्म के बारे में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी फिलोसफी जिसमें सब लोग जो हैं अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग बैकग्राउंड के देखने को मिले, हिंदू सिख ईसाई सब कास्ट अलग अलग रीजन के भी लोग यहां पर देखने को मिले और सब मिलकर यहां पर एक साथ में रहे, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम में एक सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिले यहां पर ये। तो ये ऐसा बिलीफ है जहां पर लोग जो है डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट लाइफ स्टाइल के एक साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए बोलता है कि प्लुरिस्टिक सोसाइटी होनी चाहिए और हमारे देश में तो ये है भी। हमने देखा ना कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप लोग की कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी, यानी कि जहां पर जरा सी दूर आप लोग जाओगे हमारे देश में पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है और थोड़ा सा और आगे जाओगे तो बानी यानी कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है लोगों की। तो आप लोग उनको देख बोलकर एक तरीके से समझ सकते हो कि ये हरियाणवी है, ये पंजाबी है, ये बिहार से आया, ये उत्तर प्रदेश से है, ये राजस्थानी है, ये साउथ इंडिया तमिलनाडु या फिर केरला या फिर आंध्र प्रदेश से है। तो ये लैंग्वेज का फर्क है पर फिर भी हम लोग मिलकर सारे साथ में रहते हैं। तो ये बेसिकली प्लुरलिज्म होता है। तो प्लुरलिज्म जो है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसको सोसाइटी में होना चाहिए, पर पॉपुलिज्म जो होता है वो लोक लुभावनवाद होता है, उससे दूर रहना चाहिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि आंसर राइटिंग में कई बार ये टर्म यूज की जाती है, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक अच्छा उदाहरण है अगर प्लुरलिज्म के बारे में तो लेबर यूनियन। जब कोई लेबर यूनियन के बारे में बात करें तो सोसाइटी के हर तरीके के लोग आप लोगों को उसमें देखने को मिलेंगे, तो अपने हक के बारे में बातें करते हैं। तो ये उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये सारे कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो उससे डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखनी है, कंफ्यूजन को पेंशन देनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आगे बात करते हैं इंडिया का क्या ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें बोली गई, जैसे कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करे, यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा बन जाए। सोशल मीडिया आप लोगों ने देखा होगा, हर एक इंसान जो है वो आज के डेट में न्यूज़पेपर एडिटर बन गया है। सोशल मीडिया पर जाकर कोई कुछ भी लिख देता है और वहां पर कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। एक तो ये मुद्दा हो गया कि इसको ढंग से टैकल करना है, पर लेकिन इतना भी टैकल नहीं करना है कि लोग अपनी बातें ना रख सकें, वो भी देखना पड़ेगा। दूसरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जा रही है, पता चला क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारा जो रूपी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, लोग उसको यूज ही नहीं करें, क्रिप्टो करेंसी को यूज करें दबाकर, तो वो भी समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बोला गया कि एक्सेप्टेबल चीजें वो होनी चाहिए जो कि अफेक्ट न करे डेमोक्रेसी को, वो सारी टेक्नोलॉजी आप लोगों को एक्सेप्ट करनी है, ना कि वो टेक्नोलॉजी जो कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल दे। तो चीजों को बढ़ाने वाली चीजें लेकर चलनी है। हेल्थ को अगर इच्छा करना है ना तो एक्सरसाइज करनी है अच्छी वाली, ना कि कुछ ऐसी चीजें करनी है कि हेल्थ को और ज्यादा बर्बाद कर दे। बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई इस वाले सेंटेंस के अंदर में, ये बोला गया कि लिच्छवी और शाक्य, अगर आप लोग पुराने टाइम में हमारे देश में अगर देखोगे एरिया ये ऐसे थे वहां पर जो लगभग 2500 साल पहले डायनेस्टी थी और इनके द्वारा डेमोक्रेसी को यूज किया जाता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारे कंट्री में 2500 साल पहले भी डेमोक्रेसी थी, आज की बात नहीं कर रहे हैं ओनली हम, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर मोदी साहब के द्वारा बोली गई कि हम तो लोग ही ऐसे हैं यार, डेमोक्रेसी की जन्मभूमि से आते हैं, तो हम तो डेमोक्रेसी को वैसे ही पालन करते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर बोला गया कि वर्चुअल समिट जो डेमोक्रेसी है, तो उसमें डेमोक्रेसी जो है, अगर डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो इंक्लूड करके चले यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और जो यहाँ पर प्लुरलिज्म, तो वही बात जो भी रिपीट की गई, ठीक है, जो मैंने अभी बताया प्लुरलिज्म। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से बात करूं, ये इनिशिएटिव है जो बाइडेन का, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के मुद्दे के टाइम पर ये स्टार्ट किया था और उसको आगे लेकर चल रहे हैं और फंडिंग भी इसके द्वारा दी गई है लगभग यहाँ पर 424 मिलियन के करीब। की ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि फ्री मीडिया के बारे में बात कर सकें,
करप्शन के साथ में फाइट कर सके, इसके बारे में बात कर सके, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ला सके, टेक्नोलॉजी को कैसे डेमोक्रेसी के लिए यूज करना है, डिफेंस फ्री सारी चीजें, फेयर इलेक्शन होने चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर दिक्कतें देखने को मिलती, तो उनसे सबसे डिस्टेंस बनाकर रखे। तो ये कई सारी बातें हैं। पाकिस्तान और चाइना के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान और चाइना को यहाँ पर पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था, चाइना को इन्वाइट नहीं किया गया था, तो इसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिली। टोटल 110 के करीब कंट्री यहाँ पर इन्वाइट की गई थी। इंपोर्टेंट ये है, चाइना को इनवाइट नहीं किया गया, पर ताइवान को यहां पर इनवाइट किया गया वर्चुअल समिट के लिए। तो ये भी काफी बड़ा इशू देखने को मिला। इसी की वजह से चाइना जो है वो आग बबूला हो गया कि तुम समझते क्या हो, मुझको नहीं बुला रहे, मेरे छोटे से बच्चे को बुला रहे हो, तो दिक्कतें देखने को मिली। तो मैंने भी बताया आप लोगों को, बांग्लादेश वो सारी चीजें, रसिया और चाइना को नहीं बुलाया गया, और यूएसए क्लेम करता है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के लिए। अभी फिलहाल 2 कंट्री ऐसी देखने को मिली, एक तो है म्यांमार और दूसरा है अफगानिस्तान। म्यांमार और अफगानिस्तान में काफी बड़ी दिक्कतें यहां पर निकल कर आई, खासकर क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं रही, एक ऑटोक्रेसी वहां पर आ गई है म्यांमार और अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से यहां पर पूछना चाहूंगा, ये है माउंट सेमेरू के बारे में। ये अभी रिसेंटली यहां पर न्यूज में था, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया भी था। आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर ये कहां पर लोकेटेड है, जापान, फिलीपीन, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो ये भी आप लोग का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी वोल्केनो फटा था, जिसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में था। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, अभी आगे फोकस करेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा एरिया रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर न्यूज वाला पोर्शन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और कल आप लोग का इकोनॉमी का एक आप लोग का आर्टिकल बचा था, तो टेंशन मत लेना यार, वो सारी चीजें मैं कवर कर लेता हूं। ठीक है, आज आप लोगों का जो है बेसिकली इंडिया और ईयू रिलेशन के ऊपर है। आर्टिकल में ज्यादा अच्छे से चीजें डिस्क्राइब नहीं की गई हैं, मैं आप लोगों को काफी डिटेल में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया और ईयू के बारे में डिस्कस करके एक आर्टिकल लेके आऊंगा सैटरडे या फिर संडे में, ताकि आप लोगों का पूरा जो एक रिलेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, उसकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग उसको ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे, तो टेंशन मत लेना इसके बारे में बिल्कुल भी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप लोग कंटिन्यूअसली चीजों को अच्छे से फॉलो करते रहिए, लेक्चर मत मिस कीजिए, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। इलेक्शन के मुद्दे में काफी इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर जो देखने को मिल रही है, जो काफी कंट्रोवर्शियल का रीजन भी रही है यहाँ पर। ये बेसिकली बात की जा रही है, अभी रिसेंटली ममता बनर्जी जी के द्वारा गोवा के अंदर एक स्कीम को स्टार्ट करने की बात की गई, जिसमें 5,000 रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे यहां पर, जिसके चलते स्टेट के अंदर में, और जबकि अपने स्टेट में 500 रुपए इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इसका नाम रखा गया गृह लक्ष्मी कार्ड। तो गृह लक्ष्मी कार्ड के तहत यहां पर जो वुमेन है, हर एक वुमेन को 5,000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये काफी बड़ा एक अनाउंसमेंट इनके द्वारा किया गया, जब यहां पर इनको गोवा के अंदर विजिट करना था। तो याद रखिएगा, गृह लक्ष्मी यहां पर ये गोवा के अंदर इनके द्वारा कार्ड की बात की गई। अपने खुद के राज्य के अंदर इनके द्वारा यहां पर एक पर्टिकुलर एक इसी तरीके सिमिलर स्कीम है, जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर लक्ष्मी बंदा। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर में 500 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, जो बेसिकली महिलाओं के और जनरल कैटेगरी में, और 1,000 रुपए दिए जाते हैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर ये स्कीम ये इनके द्वारा लेकर आई जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एलोकेशन जो है वहां पर जो देखने को मिलता है उससे कंपेयर में यहाँ पर काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पर लेकिन कंट्रोवर्शियल स्कीम बन गई है, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसके द्वारा ये स्कीम है और किस राज्य के लिए स्कीम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर कृष्णा वोटर जो डिस्प्यूट है, उसको 2022 तक बोला गया कि उसको अभी नहीं सुनेंगे, तो जनवरी में यहाँ पर बेसिकली इसका टारगेट रखा गया है। ठीक है, कि इसकी हियरिंग स्टार्ट की जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, कृष्णा वोटर अगर बात करें, ये डिस्प्यूट कौन कौन से राज्य के द्वारा एक आप लोगों को देखने को मिलेगी लड़ाई, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में पानी को लेकर ये लड़ाई निकल कर आती है। पर लेकिन इसी के साथ में अगर आप लोगों से कई सारे और क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, जैसे रवि ब्यास किस किस के बीच में, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नर्मदा किस किस के बीच में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यहां पर कृष्णा किस किस के बीच में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसी के साथ में प्रियार किसके बीच में, यह है तमिलनाडु और केरला के बीच में। गोदावरी किस किस के बीच में, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो अगर किसी भी इन राज्य में से आप लोग आते हैं, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि आप लोग इस राज्य से आते हैं, किसी में से भी क्या हो गया तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा लड़ाई रहता है पानी को लेकर। एक काफी बड़ा इश्यू बन गया कल, यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में हालांकि सुना भी होगा, ये बोलते हैं मिसोगिनिस्ट, यानी कि एक तरीके से महिलाओं के खिलाफ जाना, महिलाओं से हेट करना। तो सीबीएसई का जो 10वीं का पेपर था, उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन आया, जो कि महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो उसी के चलते एक कंट्रोवर्सी बन गई। तो सोसाइटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो सीबीएसई के द्वारा रिग्रेट किया गया कि वो क्वेश्चन जो मैंने दिया था, वो क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर उसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे, या फिर सबको इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे उस क्वेश्चन के। उसमें था क्या
महिला को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि पुराने टाइम पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता था, आज की डेट में तो महिलाएं जो है घर से निकलती हैं, काम करती हैं, सही तरीके चीजों को लेकर चलती हैं, वो सब सीधे सही है। पर लेकिन बोला जा रहा था क्या हो गया यार लेकिन बोला जा रहा था कि आज की डेट में अगर बात करें जिस तरीके से महिलाएं, पुराने टाइम पर जो महिलाएं थी जो अपने हस्बैंड का ओबे यानी कि आज्ञा फॉलो करती थी, वो सारी चीजें सही रहती थी। आज के डेट में महिलाएं जैसे बाहर जाती हैं, वो सारी चीजें जो रहती हैं उसकी वजह से यहाँ पर सोसाइटी जो है वो सही से नहीं चल पा रही है, उसके अंदर दिक्कतें देखने को मिल रही है। यानी कि वाइफ जो है एक तरीके से अगर बात करें घर में रह के काम करें, ऐसे यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है और अपने हस्बैंड की जो बेसिकली आज्ञा है फॉलो करें, तो वो वाली चीजें बोली जा रही है यहाँ पर। जबकि नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बेटर हाफ बोलते हैं, लाइफ में इक्वल पार्टनर बोलते हैं। तो वो वाली चीजों को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि जो देश के अंदर में जो ऐसे मूवमेंट चले, जो रिवोल्ट चले, फेमिनिस्ट जो रिवोल्ट चले, उन्होंने सोसाइटी को काफी लार्ज स्केल में इनडिसिप्लिन बना दिया, खासकर टीनेजर के लिए जो कि यंग जनरेशन आ रही है वो उसको अलग तरीके से देखने लगी। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट आई सीबीएसई के द्वारा जो यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंशन दिया गया, इसके चलते एक पैसेज दिया गया, तो ये दिक्कतें देखने को मिली। तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा रिग्रेट भी किया गया इसको लेकर, और लोकसभा में जब यहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया, तो अपोजिशन के द्वारा भी बोला गया कि इसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। आखिर ऐसे क्यों आर्टिकल्स वगैरह एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं जो कि वुमेन की जो इमेज है उसको डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी कंट्रोवर्शियल रीजन बन गया। तो एक पता होना चाहिए आप लोगों को चल क्या रहा है, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला था ना कि कई सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इससे आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इवन इंटरव्यू के अंदर भी, ठीक है। और जब यार आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर लगे आप लोगों के पास में थोड़ा रिसोर्सेज ज्यादा है हल्का सा, तो 2-4% जो है लोगों को जरूर प्रोवाइड कराइए, क्योंकि आज के लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, देखिए सर्दियां हैं और यहाँ पर देखिए इनके पैरों में कपड़े भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लोग खाना किस तरीके से खा रहे हैं, पका रहे हैं, जिनके पास में घर तक नहीं है, ये सर्दियां उनके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक हो जाती हैं। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बात की जा रही है दिल्ली की योगशाला। तो यहाँ पर ये एक तरीके से योग का प्रोग्राम यहाँ पर लोगों को घरों तक पहुंचाने की फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली योगशाला स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो दिल्ली की योगशाला, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा, योगशाला करके भी पूछा जा सकता है आप लोगों से डायरेक्ट, ठीक है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है अभी रिलीजन बिल को लेकर, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा किसी दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट होता है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आता है निकल कर कि क्या उसको रिजर्वेशन देना चाहिए, तो बोला जाता है कि उसको रिजर्वेशन वगैरह नहीं देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये निकल के आता है कि अगर यहां पर ये क्या इसको अलाउ भी करना चाहिए, तो यहां पर एक तरीके से उसको अलाउ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लव जिहाद आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होता है। लव जिहाद का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नॉर्मली जो यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, तो ये बोला जाता है कि इसमें यहां पर एक गलत एक तरीके से मनसा के साथ में किसी पर्टिकुलर लड़की के साथ में शादी कर उसका धर्म कन्वर्ट करवा लेना, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो ये वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर ये। तो इसके चलते यहाँ पर ये माना जाता है कि इसको रोकने का भी यहाँ पर काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये बिल लेकर आया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब फंडामेंटल राइट के अंदर, संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, तो वहां पर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों के फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। तो उसके अंदर आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो कई बार ये बोला जाता है कि एक इंसान का हक है कि वो अपने रिलीजन को कैसे चूज करना है, तो अपने हिसाब से चूज कर लेता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो कई सारे ऐसे अभी मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है तो वो आगे आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे। अभी यहां पर जुडिशरी में चेंज करने की बात की जा रही है उनके अपॉइंटमेंट में, और कोलेजियम सिस्टम के अंदर भी चेंज करने की बात की गई। तो इसके ऊपर हमारी कंट्री के जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि अभी अपॉइंटमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको चेंज किया जाएगा, और इसके चलते हम लोग गवर्नमेंट बेसिकली जो है वो कॉन्टेक्ट में है यहाँ पर जुडिशरी के, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कई सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है, ये बेसिकली गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को दूसरा जो जीएस का दूसरा है, तो जुडिशरी के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर लॉ मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया अभी कई सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अभी एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल भी लेकर आ जा रहा है। इसी के चलते जो मेन मुद्दा है वो है अभी यहाँ पर इसको लेकर, हमारी कंट्री में कोलेजियम सिस्टम आज के दिन में हम लोग फॉलो करते हैं। याद रखिएगा, कोलेजियम सिस्टम के बारे में कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को जजों को अपॉइंट करना है तो संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 124 का यूज कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को हाई कोर्ट के अंदर अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो आर्टिकल 214 को 217 या 214 को आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली 217 आप लोग बोल सकते हैं जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए, ठीक है। 217 याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड,
अपॉइंटमेंट के लिए 217 आप लोगों को देखने को मिलेगा और आर्टिकल 214 जो है आप लोग याद रख सकते हैं, वो किसके लिए है, वो याद रखिएगा कि हर एक राज्य के अंदर कम से कम एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, तो ये 214 के अंदर बोला गया। पर हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं एक हाई कोर्ट जो है वो एक या एक से ज्यादा राज्य के लिए भी यहाँ पर काम कर सकता है जब तक उस राज्य के अंदर हाई कोर्ट नहीं है। तो ये आर्टिकल भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक आर्टिकल होप आप लोगों को कवर हो गया, 217, 124 और इसी के साथ में 214, ठीक है। तो यहां पर क्या था, एक पर्टिकुलर सिस्टम लाया गया 1993 में, इंट्रोड्यूस किया गया कोलिजियम सिस्टम नाम का सिस्टम, जिसके तहत जजों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 9 जज की बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसके द्वारा यहां पर कंसल्टेशन एक तरीके से बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है वो यहां पर प्राइमरी रखा जाता था। पर लेकिन फिर बोला गया कि पूरा जो कोलिजियम सिस्टम जिसके अंदर 5 मेंबर देखने को मिलेंगे वो मिलकर काम करेंगे। पर लेकिन गवर्नमेंट को यहां पर ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी, उनको लगता था जुडिशरी अपने आप ही जजों को अपॉइंटमेंट कर लेती है, हमको भी इसका पार्ट होना चाहिए। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2014 में। हालांकि जो जज है उनके द्वारा इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, बोला कि ये हमारी इंडिपेंडेंसी के अंदर इंटरफेयर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर होते थे वो आधे गवर्नमेंट की साइड से निकल कर आते थे और आधे यहाँ पर जुडिशरी की साइड से निकल कर आते थे और वो अपॉइंटमेंट करते थे, तो इसके चलते यहाँ पर इश्यू निकल कर आया। तो अभी इसी मुद्दे के ऊपर भी कई सारी बातें की जा रही है, कैसे इसको लेकर आगे चलेंगे तो वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारी कंट्री में इनवाइट किया जा रहा है, रिपब्लिक डे जो परेड होगी उसमें, तो कई सारी कंट्री जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तो 5 सेंट्रल एशियन जो कंट्री है उनको बुलाया जाएगा। एशिया का मैप जब आप लोग देखोगे तो नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, यहां पर इसी के साथ में ईस्ट एशिया और यहां पर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, तो इस तरीके से ये टोटल 4 रीजन में डिवाइडेड है। तो सेंट्रल एशियन कंट्री के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो गणतंत्र दिवस में अभी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया के द्वारा एम्फेसिस किया जा रहा है यूएन क्लोज के ऊपर, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, यानी कि जो यहां पर आज के में बात करें तो सी वाला जो एरिया है वो अलग अलग एरिया में डिवाइडेड आप लोगों को रहता है, ठीक है। जैसे 200 न्यूटिकल माइल्स के बारे में बात की जाती है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बेसिकली टेरिटोरियल और कॉन्टिग्युअस जोन, और यहां पर इसको एक्सक्लूसिव जोन के नाम से भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये खासकर बात की जाती है कि एक कंट्री का कहां तक कौन सा एरिया है। पर लेकिन जैसे यूएसए हो गया वो इंटरनेशनल एरिया को नहीं मानता है, चाइना हो गया वो इंटरनेशनल एरिया को नहीं मानता है, तो इसके चलते कई बार ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहां पर बोला जाता है कि यूएन क्लोज को फॉलो करना चाहिए, तो उसी के चलते हम लोग हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं। पर लेकिन ये चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, जिसके ऊपर कई बार झड़प भी रहती है, ठीक है। हमारे द्वारा यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड यहाँ पर जो कि टॉर्पेड सिस्टम है उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कहां पर, ये है व्हीलर आइलैंड, उड़ीसा के अंदर में। व्हीलर आइलैंड को किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, ये आप लोग बता सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक आर्टिकल और था यहाँ पर, ये था इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ये बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन के बारे में याद रखेगा। नॉर्मली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी निकल कर आती है और गवर्नमेंट की यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी आती है, ये डिसाइड करते हैं चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने का टारगेट रहता है। पर नॉर्मली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 के द्वारा बनाई गई है, और ये डिसाइड करती है कैसे इसको लेकर चलना है। 4 बार साल में कम से कम ये मिलती है, और 4+-2 इसका टारगेट है। पहले 2016 से 2021 तक का इसका टारगेट था, अभी ये टारगेट जो है 2021 से लेके 2026 तक का बढ़ा दिया गया है, 4+-2 वाला। तो आगे भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन न हो, ओके। तो क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, और बाकी ये आप लोगों के सामने है यहाँ पर सुडोकू, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और कल का जो सुडोकू है उसका ये आंसर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से अटेम्प्ट किए गए, तो ये आप लोग देखिए यहाँ पर जीएसटी के बारे में पूछा, ये सारी चीजें, तो इसके बारे में आप लोग देखेगा, और जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर भी आप लोग दिया कीजिए। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से डिटेल में आंसर देते हैं, आप लोग उनको देख भी सकते हैं। और इक्वाडोर जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो क्वेश्चन था। आज का जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर आप लोगों को देने हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में याद रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।